हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं रेलवे सम्मान अध्ययन रिवाइज योरसेल्फ का पार्ट 4 वीडियो। तो इसमें हम लोग टोटल 85 क्वेश्चन देखेंगे और उसका पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है, तो जाना जाता है महादेवी वर्मा को। वहाँ महादेवी वर्मा को जाना जाता है आधुनिक युग की मीरा के नाम से। अगला क्वेश्चन है बजट को किस सूची में रखा गया है। तो बजट को जो रखा गया है वो रखा गया है समवर्ती सूची में रखा गया है। इसका जो सही आंसर होगा समवर्ती सूची होगा, क्योंकि बजट जो है राज्य सरकार भी जारी करती है और केंद्र सरकार भी जारी करती है। केंद्र सरकार करती है और राज्य की जो सरकार होती है वो करती है। ठीक है, दोनों जारी करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है उसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, तो वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। हमारे आज़ादी के बाद 22 जुलाई 1947 को सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है रेल बजट को समान बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था। तो रेल बजट को समान बजट से किस समिति, तो उस समिति का नाम पूछ रहा है जिसके आधार पर अलग किया गया था। तो वो समिति था ऑर्कवर्थ समिति। कौन सा समिति था? ऑकवर्थ समिति। ठीक है, और ये कब अलग किया गया था? तो ये अलग किया गया था 1924-25 में किया गया था। कब किया गया था? 1924-25 का जो बजट आया था उसमें रेल बजट को समान बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तिलियां होती है। तो भारत का जो तिरंगा झंडा है हमारा, उसके जो बीच में जो तिल्ली बनी होती है, चक्र बनी होती है, उसमें कितनी तिल्ली है? तो उसमें तिल्लियों की संख्या कितनी है? तो वो है 24। कितना तिल्ली है? 24। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था। तो भारत जब स्वतंत्र हुई थी तो प्रथम बजट जो पेश किया गया था वो किसके द्वारा पेश किया गया था? वे पेश किया गया था R.K. सन्मुख सेठी के द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया था? R.K. सन्मुख सेठी के द्वारा पेश किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसको भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 ईस्वी में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है? वो है डॉल्फिन। और पूछेगा कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है। तो डॉल्फिन का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? पटना में जो है वहाँ पे क्या है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। और डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है? गंगा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था। तो वैट जो एक तरह का टैक्स है, इसको सर्वप्रथम किसने अपनाया था? किस राज्य ने? तो वो अपनाया था हरियाणा ने। सबसे पहले वैट को अपनाने वाला राज्य तो हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम हिंदी सम्मेलन जो कि 1975 में हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ था। तो 1975 में हुआ था। और पूछ रहा है कहाँ पे संपन्न हुआ था। तो वो संपन्न हुआ था नागपुर में। कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो नागपुर महाराष्ट्र में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सैनवेट का संबंध किससे है। तो सैनवेट जो है ये भी एक प्रकार का वैट है और इसका जो संबंध है उत्पाद शुल्क से है। मतलब जो भी उत्पाद शुल्क पर है उस पर लगने वाले टैक्स को क्या बोलते थे? सैनवेट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है। तो विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा जो है वो कौन है? तो वो है सुमेरियन जो भाषा है वो विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है।
तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो और आज़ादी के समय, जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को रखी गई थी? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर होगा 14। आज़ादी के समय कितना? 14 भाषा था। और अब बढ़ के धीरे धीरे कितना हो गया है? तो अब हो गया है 22। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सतमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सतमेव जयते जो लिया गया है वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है सतमेव जयते को? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है वो है हमारा हिंदी। हिंदी जो है भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। और पूछेगा कि दूसरे नंबर पे कौन है जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है? तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा तुम्हें बांग्ला। दूसरे नंबर की भाषा कौन है? बांग्ला, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है पाणिनि को। किसको माना जाता है? पाणिनि को आधुनिक संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो संसार का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो कौन है? वो है महाभारत। और महाभारत जो है, इसके रचयिता कौन थे? तो महाभारत के जो रचयिता थे वो थे वेद व्यास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी विषय के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था? तो सबसे अधिक बार जो बजट पेश किया था वो कौन किया था? मोरारजी देसाई किया था। सबसे अधिक बार बजट पेश किया था कौन संसद में? तो वो किया था मोरारजी देसाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो शेक्सपियर कहा जाता है वो कहा जाता है कालिदास को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो भारत का जो राष्ट्रगान है, तो राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन है। और उसको संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और संविधान पूछेगा कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और राष्ट्रगान गाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? मतलब कौन? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, RNT। रविन्द्रनाथ टैगोर को राष्ट्रगान के रचयिता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को गाने में कितना सेकंड लगता है? कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान को गाने में जो समय लगता है वो लगता है आपको 52 सेकेंड, 52 सेकेंड लगता है राष्ट्रगान को गाने में। जो हमारा जनगण मन है उसको गाने में 52 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना सेकेंड लगता है? अब वो था राष्ट्रगान और यहाँ पे पूछ रहा है राष्ट्रगीत को गाने में कितना सेकंड लगता है? तो राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड लगता है। और हमारा जो राष्ट्रगान है वो क्या है? राष्ट्रगीत जो है वो है वंदे मातरम। कंफ्यूज नहीं करना है, बार बार कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्रीय गीत क्या है और राष्ट्रीय गान क्या है। तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और इसके जो रचयिता है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसको गाने में लगता है 65 सेकेंड। और जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान जनगण मन है, और उसको गाने में 52 सेकेंड लगता है। और उसके जो रचयिता थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। कौन है? बाघ है, टाइगर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद
112 में, आर्टिकल 112 में किसका वर्णन किया गया है? वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो अभी बताए थे, जो जनगण मन के रचयिता है, जो हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन है, और इसके जो रचयिता है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और इसको 52 सेकंड में गाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको भारत सरकार कब अपनाई थी? वो अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। उसी दिन भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो क्या है? तो वो है बरगद। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के जो रचयिता है वो वेद व्यास हैं। ठीक है, और महाभारत को जय संहिता भी बोला जाता है। जय संहिता भी बोला जाता है। ठीक है, एक अन्य नाम है जय संहिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो प्रत्येक वर्ष जो हिंदी दिवस मनाई जाती है वो मनाई जाती है आपको 14 सितंबर को। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? तो भारतीय बजट के जो प्रणेता हैं वो कौन है? तो है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है वैट संबंधित है। तो वैट किससे संबंधित है? तो वैट जो संबंधित है वो है उत्पाद शुल्क से संबंधित है। किस पे? वैट जो एक प्रकार का टैक्स है, और किससे संबंधित है? ये उत्पाद शुल्क से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रगान जो है हमारा जनगण मन, उसको 1911 ईस्वी में पहली बार गाया गया था। कब गाया गया था पहली बार? 1911 में। और कहाँ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत जो है, जो हमारा वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है, उसको सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन। दोनों जो है कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया है? तो राष्ट्रगीत जो है हमारा वंदे मातरम, उसका प्रथम प्रकाशन किया गया था उपन्यास आनंद मठ में। और ये जो उपन्यास है वो किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो राष्ट्रगान का जो प्रकाशन किया गया था वो, तो राष्ट्रगान किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और प्रकाश सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था तत्वबोधिनी पत्रिका में किया गया था। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो तत्वबोधिनी पत्रिका है वो किससे संबंधित है? तो तत्वबोधिनी पत्रिका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। ठीक है, और ये तो आप लोग देखें ही। उपन्यास आनंद मठ किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। गोदान पूछेगा तो गोदान किसका है? तो गोदान प्रेमचंद्र का है। और नील दर्पण पूछेगा कि ये किसकी पत्रिका है? तो ये जो पत्रिका है वो है दीनबंधु मित्र का। किसका है? तो दीनबंधु मित्र का। दीनबंधु मित्र का पत्रिका है। और यही क्वेश्चन पिछली बार बीपीएससी में डायरेक्ट पूछा गया था कि नील दर्पण किसका पत्रिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है आपको कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ठीक है, देख ही लिए थे हम लोग कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? तो भारत का जो
झंडा गीत है, उसके लेखक कौन है? तो उसके जो लेखक हैं वो है आपको श्यामलाल गुप्त। श्यामलाल गुप्त जो है वो झंडा गीत के लेखक हैं। ठीक है, इसको भी याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम हिंदू विधि निर्माता जो है वो है मनु। मनु को बोला जाता है प्रथम हिंदू विधि का निर्माता है, और इसका एक बुक है जो बहुत फेमस है और कंट्रोवर्शियल भी है, जिसको बोलते हैं हम लोग मनु स्मृति। मनु स्मृति बुक जो है किसका है? तो वो संबंधित है मनु से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। नागार्जुन को क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो इस तरीके से एक पेज खत्म हो गया, दूसरे पेज पे चलते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपको 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है थल सेना दिवस? तो थल सेना दिवस मनाया जाएगा 15 जनवरी को। और 4 दिसंबर को मनाया जाता है जल सेना दिवस। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? जल सेना दिवस। ठीक है, और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायु सेना दिवस। वायु सेना दिवस। ठीक है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। जल सेना पूछेगा तो 4 दिसंबर को, और थल सेना पूछेगा तो 15 जनवरी को। ठीक है, तीनों याद कर लेंगे, तीनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रेक्षेपात्र कौन है? तो भारत का जो प्रथम टैंक रोधी प्रेक्षेपात्र है वो है नाग, और इसको बोला जाता है कि मारो और भूल जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक कहा जाता है वो कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि आरबीआई है उसको क्या बोला जाता है? भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, ये भी बार बार पूछता है। इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1935 में। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था उसके तहत ही भारत में पहली बार आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH-44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। श्रीनगर से किसको जोड़ती है? तो कन्याकुमारी को जोड़ती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो थल सेना जो है हमारी उसको कितने कमानों में बांटा गया है? तो उसको जो बांटा गया है वो बांटा गया है 7 श्रेणी में, 7 कमानों में। 7 कमान में बांटा गया किसको? थल सेना को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? तो पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक माना जाता है आपको, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक माना जाता है आपको, तो ये माना जाता है पंजाब नेशनल बैंक को। किसको माना जाता है? जो पीएनबी है उसको माना जाता है पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा है? तो भारत की जो नौसेना है वो कितनी कमानों में बटी है? तो वो जो बटी है भारतीय नौसेना वो 3 कमान में बटी है। और भारतीय थल सेना कितने कमांडों में है? तो थल सेना जो है वो 7 कमान में है। थल सेना 7 कमान में, और नौसेना पूछेगा तो 3 कमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के सरकार में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? तो ये किया गया था हजारी समिति। हजारी समिति के सिफारिश पे क्या किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है आपको मुंबई। मुंबई जो है भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सैनिक एकेडमी कहाँ पर स्थित है?
तो भारत का जो सैनिक अकादमी है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपको देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऊपर था कि 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1969 में, और 6 बड़े व्यापारिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1980 में। 1980 ईस्वी में फिर से दूसरी बार 6 गो बड़े व्यापारिक बैंक जो था उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो कौन एक है जो कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब मानव निर्मित बंदरगाह है? तो वो है मुंबई। सॉरी, मुंबई नहीं होगा इसका। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चेन्नई। चेन्नई क्या है? चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो ऊपर तीनों सेना दिवस के बारे में डिटेल से बता दिए थे। तो नौसेना दिवस जो मनाई जाती है वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपको 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वायुसेना दिवस। और पूछेगा अगर नौसेना दिवस तो 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? नौसेना, वायुसेना 8 अक्टूबर को, और थल सेना जनवरी में 15 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे? तो वो थे ओर्सबॉर्न स्मिथ। ओर्सबॉर्न स्मिथ जो थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। और पूछेगा कि कौन आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो हो जाएगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख कौन थे? जो भारतीय गवर्नर थे, प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है। तो भारत का जो प्रथम निजी हवाई अड्डा है, मतलब निजी का मतलब प्राइवेट, भारत का जो पहला प्राइवेट हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है? तो वो है कोची में। और कोची किस राज्य में पड़ता है? तो कोची पड़ता है केरला में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है कहाँ पे? तो वो जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो बैंक में जो ग्राहक सेवा के सुधार के लिए कमेटी का गठन किया गया था वो कौन सी कमेटी थी? तो वो थी गोइपोरियन समिति, गोइपोरिया समिति जो थी वो किससे संबंधित है? तो बैंक के सुधार से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1911 ईस्वी में। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? वो चली थी इलाहाबाद से नैनी के बीच चली थी। दोनों इलाहाबाद के आसपास का ही जगह है। ठीक है, तो इलाहाबाद से नैनी चली थी कौन सी ट्रेन? प्रथम वायु परिवहन चली थी, ट्रेन नहीं, सॉरी, प्रथम वायु परिवहन चली थी। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो देश का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन है? तो वो जो है NH-47 जो है देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है वो स्टार्ट होता है आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, और 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर से अगले साल 1 अप्रैल से दूसरा वर्ष आरबीआई का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? तो मुक्त व्यापार बंदरगाह किसको घोषित किया गया है? तो ये किया गया है आपको कांडला बंदरगाह को। और जो कांडला बंदरगाह है वो कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख, ठीक है। और पूछेगा प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वो थे ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री थे वो कौन थे? तो वो थे बलदेव सिंह। पहली बार जो भारत की कैबिनेट बनी थी उसमें जो रक्षा मंत्री बने थे वो बने थे बलदेव सिंह, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो फील्ड मार्शल जो है सेना में बनाए जाते हैं, तो प्रथम फील्ड मार्शल जो थे जनरल मनिक शॉ थे। कौन थे? जनरल मनिक शॉ जो थे भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए कहाँ पे उपस्थित है? तो भारत की जो सुरक्षा एकेडमी है एनडीए वो कहाँ पे स्थित है? ये है खरगवासला में। खरगवासला में कहाँ स्थित है? तो खरगवासला में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो खरगवासला है वो किस राज्य में पड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? अगला क्वेश्चन है कि सड़कों की जो सर्वाधिक लंबाई है किस राज्य में है? तो ये है सबसे ज़्यादा सड़क की लंबाई है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सड़कों की न्यूनतम लंबाई। तो सबसे मैक्सिमम लंबाई कहाँ थी? महाराष्ट्र में। और न्यूनतम और सबसे मिनिमम कहाँ पे है लंबाई सड़कों की? तो वो हो जाएगा आपको सिक्किम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है? भारत का जो सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक पूछ रहा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय जो कि इंदिरा गांधी के समय हुई थी कि संस्तुति किस समिति ने की थी? तो भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसका संस्तुति कौन किया था? तो वो किया था हजारी समिति, बताए थे। और कब हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण? पहली बार 1969 में हुआ था, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय। अगला क्वेश्चन है देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो देश में जो राष्ट्रीय बैंक है उसकी संख्या कितनी है? तो वो है 12। कितनी है राष्ट्रीय बैंक? तो 12 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो NH1 एंड NH2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड को। किसके नाम से जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड को। और ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? भारत में जो वायुसेना की एकेडमी है वो कहाँ पे स्थित है? तो भारत में जो वायुसेना की एकेडमी है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय नौसेना का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? वो था RD कटारी। RD कटारी जो थे भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में जो तीनों सेना होता है उसके जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम वायु सेवा किस स्थलों के बीच चलाई गई थी? तो भारत में जो प्रथम वायु सेवा चलाई गई थी कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? तो इलाहाबाद से नैनी चलाई गई थी, अभी बताए थे। और ये कब चलाई गई थी? 1911 ईस्वी में चलाई गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी। तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1931 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम राष्ट्रीय स्टेट बैंक रखा गया था? तो इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था और ये रखा गया था 1955 ईस्वी में, ठीक है। स्टेट बैंक अगर पूछेगा कि SBI का पुराना नाम क्या है? तो SBI का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक, ठीक है।
और पूछेगा कि इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो ये इंपीरियल बैंक का जो स्थापना हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसी को 1955 में नाम बदल के राष्ट्रीयकरण करके 1955 ईस्वी में इसका नाम रख दिया गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायु सेना का प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो भारत की जो वायु सेना है उसकी जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था, तो वो था सुब्रतो मुखर्जी। कौन थे, सुब्रतो मुखर्जी थे वायु सेना के प्रथम अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इंपेरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अभी बताएं इंपेरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1921 में की गई थी। और इसी को 1955 ईस्वी में एसबीआई के रूप क्या इसी को 1955 ईस्वी में क्या नाम पड़ गया, इसका नाम पड़ गया 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1949 ईस्वी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की, 1935 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1935 से आरबीआई का स्थापना किया गया था। और 49 में क्या हो गया था, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया 1949 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो दिया जाता है वो सेना के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। और पूछेगा अगर भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, वीरता नहीं रहे तो हो जाएगा क्या, भारत रत्न। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है तो वो हो जाएगा आपको विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो इस तरीके से हमारा 85 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि जब हम अगला पार्ट लेके आए तो आप लोग के पास आसानी से ये पहुंच जाए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।